ज़ावियार सुबह सुबह सीढ़ियों से उतरता, किसी को फ़ोन मिलाता, परेशान सा नीचे आ रहा था जब दादो उसके करीब आए। ज़ावियार बेटा, ये मीर कल से बिना बताए कहाँ गायब है? दादो ने परेशानी से पूछा। दादो गायब है तो गायब रहे, लेकिन बंदा एक फ़ोन तो करके बता दे, कब से फ़ोन कर रहा हूँ उसे। ज़ावियार ने मज़ीद चिढ़ते हुए कहा तो दादो और भी परेशान हुई। बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, कहाँ है वो? दादो ने दिल पर हाथ रखते परेशानी से कहा। जब बाहर से बाइक की आवाज़ आई और मीर अंदर आता नजर आया। सर पर पट्टी बंधी थी, होंठ पर कट का निशान था, खामोश चेहरा लिए नज़रें नीची थी। वो अंदर की तरफ कदम उठाता जा रहा था कि ज़ावियार और दादो ने हैरानी से उसे देखा। वो भागी उस तक गई, जबकि ज़ावियार के भी माथे पर बल आ गए थे। मीर बेटा, ये क्या हुआ है तुझे? ये कैसे लगी? दादो परेशान से उसके सर पर हाथ लगाते बोली तो वो खामोशी से उन्हें देखता गया, फिर नज़रें झुका गया। मैं ठीक हूँ दादो, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। अलमीर संजीदगी से कहता आगे बढ़ा। जब ज़ावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बढ़ते कदम रुके थे। अलमीर ने नज़र उठाकर उसकी आंखों में ना देखा, जबकि ज़ावियार हैरानी से मीर को देख रहा था कि वो उसे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उसका भाई था, वो भी जुड़वा। ज़ावियार कैसे न समझता उसे। उसके चेहरे के तासुरात देख उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तुम ठीक हो? ज़ावियार ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा तो वो खामोशी से सर इस बात में हिला गया। मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करूँगा अब, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अलमीर कहता उसका हाथ कंधे से हटाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि ज़ावियार ने उसकी पुश्त को पुरसोच नज़रों से देखा, जबकि दादो भी परेशानी से ज़ावियार को देख रही थी। ज़ावियार बेटा, ये क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा ऐसे बुझा बुझा क्यों लग रहा है? दादो ज़ावियार का हाथ थामते बेहद परेशानी से बोली तो वो उन्हें अपने हिसार में लेता सोफे तक आया। आप परेशान मत हो दादो, अभी देखिएगा थोड़ी ही देर में घर में कोहराम मचा देगा, हमसे बेहतर इसे कौन जानता है। ज़ावियार ने दादो को और अपने दिल को तसल्ली दी तो वो भी बमुश्किल मुस्कुराती सर इस बात में हिला गई। ज़ावियार ने चेहरे को मोड़ते उसके कमरे को पुरसोच नज़रों से देखा। वो थोड़ी देर में उससे बात करने का इरादा रखता था। अब मेड आज उसे खाना देने आई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, किसी ने उसके पैर पर किसी भारी चीज़ से वार किया कि वो लम्हे में ढेर हुई। रोहा का दिल स्पीड से दौड़ा था। उसकी आंखों से बुरी तरह आंसू गिरे, हाथों में बुरी तरह कमज़ोरी के सबब कपकपाहट थी। कल रात यही मेड उसको खाने में ड्रग्स का डोज देकर गई थी। रोहा ने कल का खाना नहीं खाया था। पहले उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसे अंदाज़ा होने लगा था कि उसके खाने में असल डोज मिलाया जा रहा है, इसलिए आज उसे थोड़ा होश था। जैसे ही मेड खाना लेकर आई, वो उसके सर पर वार करती दौड़ती हुई कमरे से भाग गई। दरवाजे के करीब पहुंचते उसने उसे खोलने की कोशिश की, जो नहीं खुला, और ना ही उसमें इतनी जान थी कि वो मज़ीद जोर लगा पाती। वो हिज़यानी से अंदाज में खिड़कियों की तरफ दौड़ी और एक खिड़की सदशुक्र खुली थी। वो रोते रोते मुस्कुराई। खिड़की से बाहर मेन दरवाजे पर उसे गार्ड खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख उसकी आंखों में फिर से आंसू आए, लेकिन वो ये मौका गंवा नहीं सकती थी। उसे याद था पहले कितनी बार उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार पकड़ी जाती। इसलिए उसने रोहा को ड्रग्स पर लगा दिया ताकि वो होश में ही ना रह सके। रोहा का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खिड़की से बाहर कूदते वो गार्डन की साइड पर आती एक पेड़ के पीछे छुपी, जहाँ एक लकड़ी का भारी डंडा पड़ा था। रोहा में हिम्मत नहीं थी। कल से उसने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी रोहा ने वो डंडा उठाया और छोटे छोटे कदम उठाती गार्ड की तरफ बढ़ी, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी परछाई देख चुका था। रोहा इससे पहले कि डंडा मारती, वो फ़ौरन पलटा और डंडे को थाम गया तो रोहा ज़मीन पर गिरी। तू कैसे बाहर आई? गार्ड हैरानी से उसे देखने लगा, जो डरकर ज़मीन से उठी। देखो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। वो बुरी तरह रोती उसके आगे हाथ जोड़ती बोली तो गार्ड माथे पर बल डालते आगे बढ़ा। अंदर चल, वो वहशी इंसान तुझ समेत मुझे भी मार डालेगा। वो गार्ड उसका हाथ थामते बोला और उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगा, जो पूरी जान लगाती खुद को उससे छुड़वा गई। छोड़ो मुझे, तुम सब वहशी दरिंदे हो, मेरी बद्दुआ है, तुम सब बर्बाद हो, कुत्ते की मौत मरो तुम। अल्लाह से रहम मांगोगे, लेकिन तुम पर रहम ना करेगा वो। तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो। वो बुरी तरह रोती चीखी के गार्ड गुस्से से उसके करीब बढ़ा तो रोहा ने फ़ौरन वो डंडा उठाया। मेरे करीब मत आना, मार दूंगी मैं तुम्हें। वो कांपते हाथों में डंडा थामे उसे वार्न करने लगी, जो मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ने लगा था। रोहा ने सिसकते दिल में अपने रब से मदद मांगी और उसे खींचकर पूरी ताकत के साथ उसके माथे पर डंडा मारा कि वो अपना सर थामता घुटने के बल नीचे गिरा। शाम के साए लहराए। वो भागी हुई मेन गेट की तरफ आई और घर से बाहर निकली। जब गार्ड मुश्किल हिम्मत करता उसके पीछे भागा, वो बाहर आती रोड की तरफ भागी। यहाँ हर तरफ सन्नाटा था, दोनों तरफ जंगल का रास्ता था।
उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आंखों से आंसू निकलते चेहरा भिगो रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह न थी। वो बस भागे जा रही थी। जब उसे पीछे से गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए। रोहा भागती हुई जंगल की तरफ बढ़ते एक पेड़ के पीछे छुपी। गार्ड का सर घूम रहा था, बुरी तरह चक्कर आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन वो जानता था कि अगर ये लड़की उसके हाथ से निकल गई तो वो वहशी मर्द उसे जान से मार देगा। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन रोहा कहीं नहीं थी। परेशानी से उसने अपना सर थामा और खामोशी से मजीद आगे की तरफ भागने लगा। रोहा पीछे अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंटने लगी। कई लम्हे ऐसे ही गुजर गए यहाँ छुपे हुए। जब किसी जानवर ने उसके पैर पर काटा तो वो बुरी तरह चीखी, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रख गई। हिम्मत करती वो उठी और झांका तो रोड पर कोई ना था। वो अपने आंसू पोंछते बाहर की तरफ भागी, जबकि चलने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। न जाने किस कीड़े ने काटा था उसे। वो रोड पर भागती हुई गई जब अचानक से एक चलती हुई गाड़ी उसे टकराई। सामने हेडलाइट्स की वजह से रोशनी रोहा के मुंह पर पड़ी तो वो अपने चेहरे पर हाथ रख गई। कई लम्हे वो यूं ही खड़ी रही जब किसी ने उसके हाथों को थामा और नरमी से उसके चेहरे पर से हटाया। रोहा ने आहिस्ता से अपनी मीची आंखें खोली थी। उसने अपनी भीगी स्याह आंखें किसी की हेसल ब्राउन आंखों में गाड़ी। जब दिल बुरी तरह घबराया, क्या वो फिर पकड़ी गई थी या उसके रब ने उसे कोई मसीहा भेजा था उसके लिए? कपकपाते वजूद के साथ वो सामने वाले की बाहों में गिरी और एक आखिरी बार अपनी इज्जत के बचने की दुआ करते आंखें मूंद गई। उनकी गाड़ी सुल्तान मेंशन के रास्ते की तरफ बढ़ी तो अरीशा ने पलटकर यारम को देखा और फिर रास्ते को। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? अपने घर जाऊंगी मैं, ऐसे नहीं जाना चाहती मैं आपके साथ। हमारी प्रॉपर शादी तो हुई नहीं। अरीशा ने हड़बड़ाकर तुम कहते कहते आप कहा और अपना इरादा बता, जबकि माथे पर लकीरें भी आ गई थी उसके। यारम खामोशी से ड्राइव करता रहा। उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा कि अरीशा ने गुस्से से उसकी स्टीयरिंग पर हाथ मारा। यारम ने आंखें मीचकर खोलते हुए पलट कर उसे देखा। बेवकूफ़ लड़की, आराम से बैठो, गाड़ी है ये, एक्सीडेंट कराओगी क्या? यारम दबी दबी आवाज़ में घुराया तो अरीशा डर के मारे दरवाजे से जा लगी गाड़ी के, जबकि चेहरे के तासुरात जाहिर नहीं होने दिए थे उसने। बेवकूफ़ होंगे आप खुद, मुझे मेरे घर छोड़ कर आएँ, अरीशा दरवाजे से लगे लगे गुस्से से बोली तो गाड़ी चरर की आवाज़ से रुकी। यारम ने खूनखार नज़रों से उसे देखा। देखो लड़की, मेरी बातों को गौर से सुनो। हमारी ना कोई प्रॉपर शादी हुई है और ना ही ये रिश्ता प्रॉपर है, इसलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। दूसरी बात, मेरे घर में मेरी आनी है, उनके सामने तमीज़ और इज्जत से पेश आना। उनके मामले में मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक हम साथ हैं जैसा मैं कहूँगा खामोशी से वैसा करो और वैसा ही पहनो ओढ़ो। लेकिन मेरे नाम के साथ अब कोई खिलवाड़ किया तो याद रखना अरीशा यारम सुल्तान, वहीं कब्र बना दूंगा मैं तुम्हारी। वो उसके करीब झुकता वार्न करने वाले अंदाज में बोला कि अरीशा के माथे पर बल डले। वो उसे घूरने लगी। ये आप ऑर्डर किसे दे रहे हैं? मैं कोई गुलाम नहीं हूँ आपकी जो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अरीशा प्योर ओरिजिनल है। मैं किसी के कहने पर किसी को इज्जत कम या ज़्यादा नहीं देती। जो हकदार होता है सिर्फ उसी को इज्जत मिलती है। अरीशा ने आंखें घुमाते खिड़की से बाहर झांकते कहा तो यारम का दिल चाहा उस मगरूर लड़की का कुछ कर डाले। यारम ने सुल्तान मेंशन पहुंचते गाड़ी रोकी और पलटकर उसकी तरफ देखा, जो कभी अपने बाल ठीक कर रही थी, कभी दुपट्टा और कभी शॉल को खुद से हटा रही थी। मुझे गर्मी लग रही है यारम, ये शॉल तो हटा दे, अब तो घर भी आ गया। वो झुंझलाते हुए यारम से बोली और गाड़ी में ही शॉल एक तरफ रखने लगी कि यारम ने उसके हाथ से शॉल पकड़ते उसे सख्त नज़रों से गाड़ी से उतरने का इशारा किया और ख़ुद भी गाड़ी से उतरा, जबकि अरीशा तो गुस्से से सिर्फ उसकी आंखों को देख रही थी जिनसे वो कब से उसे घूरे ही जा रहा था। अरीशा अपना फ्रॉक संभालते गाड़ी से निकली और दुपट्टा जो ज़मीन पर लटक रहा था उसे गले से उतारकर हाथों में थाम गई। यारम ने गुस्से में दांत और आंखें दोनों भींची और घूमकर उसके करीब आया। दुपट्टा उसके हाथ से छीनते उसके गले के आगे फैलाया, जबकि वो तो आंखें फाड़े बस उसी को देख रही थी जो उसके बालों को संवारता उसे दुपट्टा पहना रहा था। अरीशा ने अपने होठों को दबाते यारम का सुर्ख चेहरा देखा, जबकि यारम झुंझला कर उसका दुपट्टा सही करता उसके सर पर शॉल उड़ाता उसे इर्द गिर्द से ढक रहा था, जिसे देखकर अरीशा ने फिर मुंह बनाया। हम घर तो आ गए हैं, फिर क्यों मुझे इस थान से बांध रहे हैं? अरीशा ने हैरत से कहा तो यारम ने उसकी कलाई थामी। अंदर आनी है, तमीज़ से रहना। यारम ने दूसरे हाथ की उंगली उठाकर उसे वार्न करते कहा तो अरीशा के माथे पर बल पड़े। तो क्या मैं आपको बदतमीज़ लगती हूँ जो बार बार आप एक ही बात कहे जा रहे हैं? अरीशा ने फूलते नथनों से कहा कि यारम ने आंखें घुमाते उसको अपना साथ खींचा और उसके साथ कदम से कदम मिलाती वो अंदर की तरफ बढ़ी। हानम और सना बेगम लाउंज में ही बैठे चाय के कप थामे
आपस में बात कर रहे थे, मुस्कुरा कर आपस में बातें कर रही थीं जब यारम उन्हें अंदर आता नजर आया। जबकि हानम की आंखें भी खुशी से चमकी थीं उसके पीछे आती अरीशा को देख, जिसके चेहरे पर हानम को देख खूबसूरत मुस्कान आई। जबकि सना बेगम भी सादा सी मुस्कान के साथ यारम को देखती खड़ी हुई थी। जबकि उसके पीछे आती लड़की को देख उन्होंने सताइशी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। वो तो वाकई कोई नाजुक सी गुड़िया थी। हानम ने उसकी खूबसूरती का बिल्कुल ठीक तस्करा किया था। वो वाकई यारम के साथ जच रही थी कि उनके दिल ने बेसाख्ता माशाल्लाह का अस्सलामुअलैकुम बेटा, काफ़ी देर कर दी, रात गए थे और सुबह को आए हो, सना बेगम ने संजीदा चेहरे से कहा, लेकिन लफ्ज़ों में शरारत नाच रही थी जिसे महसूस करते यारम मुश्किल ही सही मगर मुस्कुराया था हल्का सा। वालेकुम अस्सलाम अनी, वो दरअसल काफ़ी रात हो गई थी तो मुझे लगा कि सुबह ही निकलना चाहिए। यारम ने एक नज़र अरीशा को देखा और सना बेगम को जवाब दिया। सना बेगम मुस्कुराती अरीशा की तरफ बढ़ी जो खामोशी से अपनी सुनहरी आंखों के संग उन्हें देख रही थी। सना बेगम मुस्कुराती हुई अरीशा की तरफ बढ़ी जो खामोशी से अपनी सुनहरी आंखों के संग उन्हें देख रही थी। ये तो चांद का टुकड़ा ले आयो बेटा तुम, उन्होंने अरीशा के चेहरे को दोनों हाथों में भरते प्यार भरी निगाहों से देखते कहा तो वो खूबसूरत सा मुस्कुराई। अपनी तारीफ पर तो वो ऐसे ही खुश होती थी जैसे किसी बच्चे को टॉफ़ी थमा दी जाए और वो खुशी से निहाल हो जाए। अल्लाह पाक तुम दोनों को हर बुरी नज़र और बुरी बला से महफूज रखे, आमीन, उन्होंने अरीशा की बलाएं लेते हुए कहा तो वो मज़ीद खुशी से निहाल हुई जो उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। यारम ने गौर से उसका चेहरा देखा जो अपनी तारीफ़ें सुनकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई पहली बार उसकी तारीफ़ कर रहा, जबकि उसे यकीन था उसके हुस्न का कितना चर्चा था। तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, सना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा तो अरीशा ने मुस्कुराते यारम को देखा जो खुद भी उसी लम्हे उसकी तरफ पलटा और दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। यारम ने उसकी आंखों को देखते फिर उसके होंठों को देखा जो गुलाबी थे, हर मसनूई रंग से पाक। वो सूरत से नज़रों को फेर गया। आए ना बैठे बेटा, अंदर आए। सना बेगम अरीशा को अपने बाजू के हल्के में लिए अपने साथ अंदर ले गई जबकि यारम और हानम वहीं खड़े रह गए। अरीशा भाभी के साथ आपका कपल एकदम परफेक्ट है, हानम ने मुस्कुराते कहा तो यारम ने उसे देखा और उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। जैद कहाँ है, यारम ने इधर उधर देखते कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। मत पूछें, माली बाबा का बेटा और उसके और इन दोनों की दोस्ती, माली बाबा के बेटे के साथ इसकी दोस्ती हो गई है 2 दिन में, इतनी के बस हर वक्त उसी के साथ रहता है गार्डन में। हानम ने गार्डन की तरफ आंखों से इशारा करते कहा तो उसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। कोई बात नहीं, तुम ज़रा इस लड़की पर नज़र रखना, ये कोई उल्टी सीधी बात ना करे आने से, मैं थोड़ी देर में ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। यारम ने एक नज़र अरीशा को देख कर कहा जो सना बेगम की बातों पर ऐसे शर्मा शर्मा कर मुस्कुरा रही हो जैसे कितनी शर्मीली लड़की हो। यारम ने एक आईब्रो उठाते हैरानी से उस लड़की का शर्माना देखा। वो शर्मो हया मसनूई तो हरगिज़ ना था, लेकिन उसकी बोल्डनेस को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो यारम भाई, आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, मैं और रानी अभी थोड़ी देर पहले जैद के स्कूल के लिए गए थे, फिर मैंने सोचा आपके साथ ही, हानम एक्सप्लेन करने लगी जब यारम ने उसकी बात बीच में काटी। नहीं हानी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है अब, इसलिए आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। यारम की बात सुनते हानम के चेहरे की चमक मांद हुई। लेकिन भाई मैं घर में अकेले क्या, हानम ने जवाब पेश करना चाहा जब यारम ने नफ़ी में सर हिलाते उसे फिर टोका। आनी है यहाँ और अब ये लड़की भी है जिस पर मुझे बिल्कुल यकीन है, इसलिए तुम आनी के साथ यहीं रहो और इस पर नज़र रखो, यारम ने उसे समझाते हुए कहा और खामोशी से वो सरहस बात में हिला गई तो यारम मुस्कुराता बाहर की तरफ निकलता चला गया। पीछे हानम का चेहरा बिल्कुल बुझ गया। क्या वो ऑफिस नहीं जाएगी, जबकि उसके दिल ने जावियार सिकंदर को देखने की शिद्दत से ख्वाहिश की थी। वो बुझे कदमों से पलटती वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। वो मिस आयशा को फ़ोन करके बता चुकी थी कि आज वो ऑफिस लेट आएगी, लेकिन इसके बावजूद जावियार चिड़चिड़ा सा हो रहा था। बार बार उसकी डेस्क पर नज़र पड़ती जहाँ वो रोज़ बैठी होती, पर आज नहीं थी। क्या था वो, और उस आम सी लड़की ने उसे क्या बना दिया था। दिल के हाथों मजबूर होते वो दीवाना सा हो चला था जो समझता था कि एक आम गरीब लड़की कभी वफादार नहीं हो सकती। आज वो दिल के हाथों बेबस होता अपने असूलों को भुला बैठा था। अभी वो इन्हीं सोचों में मगन था जब उसे सामने से यारम आता नजर आया जिसका रुख उसी का कैबिन था। वो माथा मसलता अंदर आया और जावियार के सामने वाली चेयर पर आकर बैठा तो जावियार ने उसे माथे पर बल डाले देखा।
तुम क्यों देवदास बने हुए हो? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। जावियार की बात पर यारम ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। तो तुम भी शादी कर लो एक ऐसी लड़की से जिससे तुम्हें बेहद चिढ़ो, पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ। यारम ने उसके मुंह पर जुमला मारते फिर अपने सर को थामा तो जावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइफ अच्छी गुजरती है, बंदा बोर नहीं होता। जावियार ने निचला होंठ होंठों तले दबाते कहा तो यारम ने उसे देखकर आंखें घुमाई। मुझे अरीशा जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, चलती फिरती ज्वाला, वो किसी को भी अपनी लपेट में ले लेती है। यारम ने सर झटक कर कहा तो जावियार का कहकहा गूंजा। सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें। हम शुरू से जानते हैं कि वो तुम पर पहली नज़र में दिल हार बैठी थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे इग्नोर किया और उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। जावियार ने कहते ही दांतों की नुमाइश की तो यारम ने आंखें छोटी किए उसे घूरा। ये तुम आजकल इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? मुस्कुरा भी बहुत रहे हो। यारम की बात पर जावियार की मुस्कुराहट फौरन सिमटी, जिसे यारम ने बड़ी गहरी नज़र से देखा। तुम्हारी शादी की खुशी में यार। जावियार ने झूठ बोलते वापस तोपों का रुख उसकी तरफ किया तो वो फिर बुरी तरह चिढ़ा। चैनल वालों की कॉल आ रही हैं बाकायदा माफ़ी मांगने के लिए। जावियार ने उसे संजीदगी से बताया तो यारम भी संजीदा हुआ। अभी नहीं, अभी उन्हें एड़ियां रगड़ने दो। यारम सुल्तान की इज्जत पर वार हुआ है ना, किसी एक को भी सुकून से नहीं बैठने दूंगा, यारम ने संजीदगी से पुरसोच लहजे में कहा। तो जावियार ने भी खामोशी से सर इस बात में हिलाया। वो हानम आज ऑफिस नहीं आई। जावियार ने माथा खुजाते फाइल्स पर गौर करते बमुश्किल यारम से कहा तो उसे देखने लगा। हाँ, मैंने उसे मना कर दिया है। ऑफिस की क्या ज़रूरत है जब वो आराम से रह रही है घर पर वहाँ, यारम ने उसे नॉर्मल अंदाज में बताया तो जावियार ने ठिठक कर फौरन सर उठाया। क्या अब वो ऑफिस नहीं आएगी? जावियार ने हैरानी और सदमे की कैफियत में पूछा तो यारम ने एक आईब्रा उठाते उसे बगौर देखा था, जिसे महसूस करते जावियार फौरन नॉर्मल हुआ। मेरा मतलब है कि मिस आयशा पर काफ़ी बर्डन आ जाएगा और उन्हें भी एक्सपोर्ट मिल गया था, उनकी दोस्ती भी हो गई थी हानम से। एक के बाद वो एक आम जवाब पेश कर रहा था यारम के सामने, जो अभी तक उसे वैसे ही देख रहा था। अच्छा खैर कोई बात नहीं, हम दूसरी असिस्टेंट रख लेंगे, इट्स ओके। जावियार ने तासुरात देखकर उसके थूक निगलते खुद ही अपनी बात रद्द की तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सर, मीटिंग का टाइम हो चुका है, मिस आयशा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों सरस बात में हिला गए, जबकि जावियार ने शुक्र का कलमा पढ़ा और कैबिन से बाहर निकलता चला गया।